झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। नमस्कार, इंदुस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 2, रियल लोग रियल बातें। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ डॉली जी से। डॉली जी रहती हैं गुड़गांव में। डॉली जी ना ही सिर्फ मेरे लिए, इनफैक्ट उनकी ज़िंदगी में भी जितने लोग उन्हें जानते हैं उनके लिए भी एक उदाहरण है। उनका पूरा जीवन एक इंस्पिरेशन है। आज हम जानेंगे कैसे। डॉली जी, आपका इस शो में स्वागत है। आप ये बताइए कि सबके लिए, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको जानते हैं, जो भी आपके संपर्क में आता है, उन सब के लिए इतनी इंस्पिरेशन हो, उनकी लाइफ को अपलिफ्टमेंट मिलती है आपके संपर्क में आके, कैसे करते हो आप ये सब कुछ? इंदु जी, ये तो मैं कुछ खास कह नहीं सकती, बट मेरे को एक्चुअली सोशलाइजिंग करना, धार्मिक स्थानों में जाना, लोगों की हेल्प करनी, गरीबों की हेल्प करनी, वो सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है कि लोग इसी से इंस्पायर होके तो मेरे को अच्छा समझते हों। आई कांट से एनीथिंग मोर देन दैट। सो हम्बल ऑफ यू। मैंने हमेशा से आपको ऐसे देखा जैसे एक गिवर होता है। आई मीन ऑलवेज रेडी टू गिव विद ओपन हार्ट। भले ही वो कोई गरीब व्यक्ति हो, भले ही कोई वो बहुत संपन्न व्यक्ति हो, बट मैंने देखा कि दोनों हाथ खुले हुए हैं। तो क्या प्रेरणा मिलती है आपको कि आप देते ही चले जाते हो? एक्चुअली दिस इज़ माई नेचर। ये मेरी आदत है कि कोई भी आ जाए मैं उसको बिल्कुल भी मोड़ती नहीं हूँ। चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई मेरा दोस्त हो, कोई हेल्प मांगने आए मेरे से, तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करती हूँ। चाहे थोड़ी करूँ, ज़्यादा करूँ, चाहे मैं उसके एजुकेशन के लिए करूँ, कुछ ज़रूर करती हूँ। तो क्या आपका जितना भी स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं, घर में करने वाले हेल्पर्स हैं या और भी लोग हैं, आप उन सब के बच्चों के एजुकेशन, उनके रहने का सुविधा, ये सब चीज़ें भी देखते हो? हाँ, मैं ये सब देखती हूँ। मेरे जितना भी स्टाफ है, उनके बच्चे अगर इधर हैं या गांव में हैं, मैं उन सब की एजुकेशन देती हूँ। एजुकेशन चाहे 50% दे दूँ, चाहे फुल पेमेंट कर दूँ, मैं हर साल हर एक की करती हूँ। एक्चुअली मैं रिसेंटली आपके ड्राइवर के बेटे से मिली मसूरी में, तो मेरे लिए वो बहुत ही इम्प्रेसिव था कि मैं उस बच्चे से बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बोलती हूँ, वो मुझे पलट के इंग्लिश में जवाब देता है। मैंने 5 बार अटैम्प्ट किया कि मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, कभी तो वो हिंदी बोलेगा, बट आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड टू सी द वे आप उसकी ग्रूमिंग कर रहे हो और उसके एजुकेशन टेक केयर कर रहे हो। और इसके पीछे एक राज है इंदु, क्योंकि मैं जितने भी बच्चे मेरे स्टाफ के हैं, अगर घर में आते हैं, मैं शाम को बुक्स लेके उनकी जो होमवर्क है या एजुकेशन है, कुछ भी देखती हूँ। एंड मैं यही कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, रोटरी पब्लिक स्कूल में, उन सब बच्चों की कोई फीस नहीं है। ये सारे मैंने एडमिट कराए हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो इंग्लिश में बात करें। अगर वो गलत इंग्लिश बोलते हैं तो मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, कि कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें मैम के सामने, खासकर मेरे सामने। अदरवाइज़ घर का मेरे को नहीं पता। अगर मैं सामने हूँ तो वो यही कोशिश। नहीं, आपके पीछे से भी ऐसा ही हो रहा है। ये मैं इंग्लिश में बात करें, मैं साक्षी हूँ इस बात की। थैंक यू। उन्होंने स्कूल में शुरू कर दिया कि हर बच्चे को फी देनी है बस की। एंड दे स्टार्टेड क्राइंग कि हम कहाँ से देंगे, 15,000 तनख्वाह में 2 बच्चे पालने, बसों की दे, एजुकेशन तो फ्री है, यूनिफॉर्म भी मैं ले देती हूँ हर साल। फिर मैंने बोला कि उनको मैम इनकी 50% बस की फ़ी दिया कर। जैसे एक बच्चे की फ़ी 2800 है, उनमें से 1400 मैं 2800 मैं पे करती हूँ। 2800 क्योंकि उनको भी होना चाहिए कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बच्चों को
फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे मैंने डाली है कि तुम लोग मतलब पार्टनरशिप हो गई उस बच्चे को लेकर, तुम कमिटमेंट लोग पे करो कि आपको भी कुछ Right. फ्री एजुकेशन है, यूनिफॉर्म्स फ्री ले को बुलाती हूँ कि बच्चों आओ, मैं उनको फिर जो स्कूल में मिलता है होमवर्क देखती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर उनकी क्लास टीचर के नंबर्स लिए हुए हैं, बातें करती हूँ उनसे, अच्छा। रोटरी पब्लिक की बात करें, उनसे बात करती हूँ कि आप क्या करा रहे हो स्कूल में और ये बच्चा कैसे चल रहा है। मेरी एक चाचा जी की बेटी है, उसके 2 बच्चे हैं, श्रेया जैन और श्रमन जैन। दोनों बच्चे इतने ब्रिलियंट विदाउट एनी मीन की ट्यूशन एक्स्ट्रा क्लासेस, दे आर स्टिल द टॉपर। और बेटी श्रेया जैन ने 12th CBSE में सारे गुड़गांव में टॉप करा था, आई थिंक 99% मार्क्स थे। अब उसकी जॉब है, नाउ शी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर अहमदाबाद या IMT है क्या, आई एम अहमदाबाद या MBA के लिए। एंड माई सन हैज़ रियली टोल्ड मी कि मम्मा अगर श्रेया IM करेगी तो मैं करूँगा। वाह, मज़ा आ गया सुन के। मतलब कि जो चीज़ें आप करते आए हो अब वो नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रैक्टिसेस पास ऑन हो मैं गई तो हैं। लिख रही हूँ साथ के साथ कि मैं चली जाऊँ, मेरे बच्चों को ये काम मेरा करना है जो मैं कर रही हूँ। ये ना हो कि मैं चली जाऊँ और बच्चे किसी चीज़ से पीछे रह जाएं, पढ़ाई में या कुछ भी। इवन देन माई सन इज़ ऑल्सो इन दैट कि मम्मा एजुकेशन कोई भी बच्चा है, कोई नहीं कर सकता, मैं उसको पढ़ा। जब भी आती है मालिश वाली पहले कहेगी आंटी थैंक यू, मैम थैंक यू, आपने मेरी बेटी की लाइफ बना दी। मैं कुछ करने वाली नहीं, ऊपर वाला करवाता है तो हो जाता है। सही कह रहे हो आप। थोड़ी मीन की पुरुषार्थ कर देती हूँ कि अगर किसी की हेल्प इन दिस वे मुझे लगता है आज मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ आपसे। तो मैं ज़रूर करती। सिर्फ आपके बच्चे नहीं, अब मैं भी लाइन में हूँ। डॉली जी, मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है कि आपको सिंगिंग का, डांसिंग का बहुत शौक है, तो मैं चाहूँगी कि आप 2 लाइनें हमें ज़रूर सुनाइए। श्योर, आई विल। मेरे को एक्चुअली सिंगिंग, डांसिंग एंड लर्निंग म्यूज़िक हॉबी है मेरी। तो मेरे को ज़्यादातर पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू अमृतसर। ओके, पंजाब से हूँ, पंजाबी गाने बड़े अच्छे। ठीक है। मैं 2 लाइन खाली पंजाबी गाने की सुना, आज पता नहीं पब्लिक को समझ आए ना आए, बट आई लव दिस सॉन्ग। दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। Yeah, sure, I will. मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। डॉली जी, जैसे आपको सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, तो क्या आज तक एट दिस एज ऑफ 72 आप इन शौक को कायम रखने के लिए क्या कोई ख़ास एफर्ट करते हैं या इनको छोड़ दिया, या कोई ऐसा शौक है जो बिल्कुल ही छूट गया जो कि पहले? एक्चुअली शौक मैं सारे अभी भी पूरे कर रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड बीमार हो गए हैं। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग एक शौक है जो मेरा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो हम हर हफ्ते हर महीने घूमने जाते थे। और सिंगिंग एंड डांसिंग, ही इज़ ऑन द बेड, मैं पंजाबी म्यूज़िक टीवी पे लगा के उनके सामने डांस करती हूँ टू मेक हिम हैप्पी एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। खाली एक
ट्रैवलिंग का थोड़ा सा मेरा कम हो गया। दैट इज आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, पूरा वर्ल्ड देखा हुआ है, पूरा इंडिया देखा हुआ है। वही शौक अभी भी शौक है। फिर अब ये नहीं जा सकते तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, जैसे अभी इंदु तेरे साथ मसूरी होके आई हूँ, तो वो अच्छा था ट्रिप हमारा। ऐसे अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ कर। डॉली जी, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है आप जो भी करते हो शिद्दत से करते हो। मुझे गूज बम्स हो रहे हैं आपकी बातें सुनकर। ओहो इंदु, आपने अपनी लाइफ में फ्रेंड्स को कितनी जगह दी है, कितना वक्त देते हो खुद को अपने दोस्तों के साथ बिताने में? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग ये लाइफ की जो स्ट्रगल्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, इसको करते करते फ्रेंड्स वाली लाइफ बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत बहुत चाहती हूँ। भी मेरे जब से शादी हुई है, मेरे इतने पुराने दोस्त हैं मिल सके। कभी मैं उनके साथ प्रोग्राम बनाती हूँ, कभी लोकल बनाती हूँ, कभी पूरी फैमिली को लेके चलते हैं हम। मेरे तो बच्चे कहते हैं मम्मा आप दोस्तों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, हमें कम देते हो। मैंने कहा ठीक है, आप तो सारे घर के लोग हो, दोस्तों को भी तो खुश रखना चाहिए। पार्ट है, शादी हुई तब से वैसा ही चल रहा है या अभी आपने कुछ सालों में इसको स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दिया था? बच्चे छोटे थे तो कैसे करते थे? बच्चे छोटे, बीइंग लिविंग इन द जॉइंट फैमिली, बच्चों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ इतने अकोमोडेटिंग थे। जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत फ़ायदे हैं जो मैंने आज तक देखा है। इतनी हेल्प मिलती है डॉटर इन लॉ से, मदर इन लॉ इतने हेल्पफुल हैं। भाई दिस इज़ माई गुड लक कि मेरे को घर बहुत अच्छा मिला हुआ है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और बस इसी से दोस्ती कायम रही। दोस्ती में कोई कमी नहीं आई आज तक कि आज मेरी शादी को 50 साल हो गए हैं। अभी तक उतने ही पुराने दोस्त हैं, नए भी बहुत बने हैं और पुराने तो पूरे चल रहे हैं। जब हम बाहर जाते थे फॉरेन ट्रिप पे, हम लोग अबाउट 100 दोस्त। 100? कैन यू बिलीव इट? क्रूज़ पे जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं। प्रोग्राम मैं ही बनाती थी बिकॉज मेरे को बहुत शौक है ट्रैवल करने का दोस्तों के साथ। फैमिली के साथ साल में 1 बार 2 बार करते हैं, तो हम इतना मैं ही सारा सबके पासपोर्ट, सबके वीज़ा, सबके अरेंज में ट्रैवल एजेंट के थ्रू करती थी। सब पैसे डायरेक्ट भेज दो उसको। सो हम 80-80, 100 लोग जाते थे। सारा दिन कार्ड्स खेलते हैं वो लोग, शाम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, और वो माइक मेरे हाथ में। सारे गाने मैंने गाने और गिना, जब तू गाएगा, अब तू ये कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वही एंटरटेनमेंट। रात को 8 बजे के बाद कोई ताश नहीं पकड़ेगा। सही है, इसका मतलब तो हो गया सुबह कि से लेके शाम तक ताश खेल। आपके अम्ब्रेला में जो आ गया उसके बल्ले बल्ले है। क्रूज में जब शाम को 7 बजते हैं, उधर बड़े हॉल्स होते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलता है। कैनेडियन क्रूज की बता रही हूँ, अलास्कन की। तो हम शाम को गए हॉल में, वहाँ पे वो अपने इंग्लिश सॉन्ग और वो गाने, मेरे को बड़ी इंस्पिरेशन हुई। मैंने कहा चल दीदी, मेरी सिस्टर साथ जाती है हमेशा, शी इज़ इन लंदन। मैं कहा दीदी चल हम माइक पकड़ते हैं। दीदी कहती पागल हैं, इतने लोग अंग्रेज़ हैं। मैं क्या, हम तो 100 इंडियन है ना, चल हम माइक स्टेज पे चलते। 100 इंडियन। हम चले गए स्टेज पे, वहाँ पे इना मीना डिक्का, ये वो पूरे मतलब किशोर कुमार, सारे गाने गा गु के आगे। फिर हम डाइनिंग हॉल का उधर टाइमिंग्स होते हैं, तो हम खाना खाने चले गए। एक ही टेबल बुक होता है अगर आप 7 दिन भी क्रूज में हो तो। अच्छा, वही टेबल आपको जाना है, वही वेटर सर्व करेगा। तो हम लोग टेबल पे बैठे, वो सिंगर आ गए मेरे पास, एक्सक्यूज मी। मैं क्या, प्लीज कैन यू राइट दैट गाना इन हिंदी इंग्लिश फॉर मी in a Minadika. मैं कहा sure, I will write it for you. And everybody, yeah, again we next day we went there, everyone was doing in a Minadika. It was very interesting.
ये तो खैर इसकी ये साक्षी मैं मेरी। हूँ कि आप जहाँ होते हो महफिल वहाँ लग जाती है। मज़ा आता है। जी, मैंने ऐसा भी देखा मसूरी ट्रिप के अंदर, एंड मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कोई भी काम करने में आपको कोई शर्म नहीं है। ऐसा मैंने वहाँ देखा कि कोई फाइनेंशियल स्टेटस, कोई सोशल स्टेटस, कोई आड़े नहीं आएगा। आप सबसे पहले आप ही आगे होगे कि चलो मैं ही कर देती हूँ उस काम को। जैसे मैं इतने बड़े घर में हूँ, रहती हूँ, स्टाफ है बड़ा। अगर मेरा स्टाफ कोई खड़ा होके पोछा लगा रहा है, मैं उसके सामने पोछा पकड़ती हूँ, ज़मीन पे बैठ के लगाती हूँ। नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि वो बैठ के ही लगा रहे हैं। सो मेरे को कोई शर्म नहीं आती, खाली उनको बोलती नहीं हूँ। बोलने से उनको बुरा लगेगा कि ये मैम कैसे बोल रही है, ओए खड़े होके ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है। खुद शुरू कर देती हूँ करना, तो फिर नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि सब लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसा मैं चाहती हूँ। सो मेरी फीलिंग बिल्कुल ठीक थी कि शायद आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो एंड पीपल टेंड टू फॉलो यू। हम सब लोग इमोशनली अप्स एंड डाउन्स फील करते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने इमोशनल हाइज एंड लोज कैसे डील करते हो? ये तो हर इंसान के साथ है, इमोशन हाई एंड लो। जब घर में कोई बीमार होता है और स्पेशली योर लाइफ पार्टनर, तो क्या होता है, थोड़ी देर देखने में इमोशन बड़ी लो होती है। एंड आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। आई स्टार्ट सिंगिंग, आई स्टार्ट डांसिंग। फिर मैं उनसे बातें या कोई धर्म की चीज़ें आईपैड पे ऊंची ऊंची लगा के, फिर या मैं अपनी मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ, जिससे इमोशन एकदम चेंज हो जाते हैं, आपको रोने की तरफ नहीं जाने देते। तो आप थोड़ी देर में ठीक हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो, इमोशन पॉजिटिव हो जाती हैं कि शायद मेरा ये करने से ये और बेटर हो जाए। मैं रोऊंगी तो फिर नेगेटिव वाइब्स जाएंगी, तो बेटर है बी हैप्पी, जैसे परमात्मा ने रखा हुआ है, रहो बस। ये ऑडियंस के लिए हाँ, बोल रहे हैं ऑडियंस ना, के मेरे लिए लिए नहीं ऑडियंस। सो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी कि भले ही कितने भी चैलेंज हो लाइफ में, वी हैव वेज टू फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड रिमेन हैप्पी। जैसा कि अभी हमने डॉली जी से सुना, आई एम श्योर आज से आप भी अपने लिए ये सब शुरू करने वाले हैं। डॉली जी, आज जो मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन माई फीलिंग्स अबाउट यू। आई रियली डोंट नो मच अबाउट यू, बट अगेन मैं फिर से बोलूँगी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप बहुत नॉटी हो। सो मैं जानना चाहती हूँ आप द नॉटी साइड ऑफ डॉली जी। हूँ तो मैं नॉटी, और क्या बताऊँ अपनी नॉटी साइड सबके सामने। कुछ तो बताइए। वो इतना छलक छलक के जो बाहर आ गया, मुझ तक पहुंच गया। मिठाइयाँ लाती थी तो वो घरों जो रिश्तेदारों में बांटने जाना, थालियाँ बना गायब हो बना जाती के। नहीं गायब नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पकड़ूंगी, आगे तू पकड़ेगी। मैं कहा, ठीक है। यहाँ गई, वहाँ तक पहुँची, ज़मीन पे, गली में ज़मीन पे फेंकने नहीं, मेरी टर्न ख़त्म है, अब तू जाने तो और कोई ना जाने, ऐसी शरारती थी वो अभी। इनोवेटिव आइडिया के बारे में, द मोबाइल स्कूल। मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ, सुबह उठ के सैर करने जाती हूँ। मोस्टली लोग वहाँ समझते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा भागती हूँ, थोड़ा फास्ट चलती हूँ, तो मोस्टली लोग रोकते हैं। गुड मॉर्निंग सबको करती हूँ जो भी वॉक में है। तो एक दिन एक बड़े ग्रे हेयर्ड अंकल टाइप लग रहे थे, मेरे को रोका, सुनो। मैं कहा हाँ बताओ। कहते आर यू मीन की वर्किंग समवेयर, आर यू एन IAS ऑफिसर? मैं कहा नो सर, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तो कहते हैं कि बट मेरे को लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो। मैं क्या, आपने सही पकड़ा। मेरे को है कि ये जो झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं उनको एजुकेट करूं, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इतनी बात सुन के हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए, तो मैं घर आ गई। एंड आई जस्ट फॉरगॉट कि कोई बात भी हुई थी। तो एक दिन उनका फ़ोन आता है, और लीजिए मैं TK शर्मा बोल रहा हूँ। तो एक अमेरिकन मॉन्टेसरी है, वो जगह जगह झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए पुरानी जो उनकी बस होती है डिस्कार्डेड,
तो उसमें क्लासरूम बना के तो वहाँ पे बच्चों को एजुकेट करते हैं। जो हम बात करते हैं, मैं क्या फिर हमें भी एक बस दे दो दीदी। मैं क्या हमें बस भी ऐसी जगह चाहिए कि बच्चों को कोई कन्वेंस ना लानी पड़े। जो टीके शर्मा जी हैं वो ही वो द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर साहब। Okay. मैं क्या साहब आप इसकी परमिशन लो म्यूनसिपैलिटी से, जो टेम्परेरी परमिशन उन्होंने ले दी। टेम्परेरी स्ट्रक्चर मीन की मूवेबल बस है तो वो खड़ी कर दी क्रेन से, तो वहाँ पे शुरू हो गया। और बच्चे ज़्यादा हो गए, एक बस में 100 बच्चा कैसे बिठाएं। तो फिर मैंने हमारी गली में जिंदल साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक पोटा कैबिन दो। वो बनाते थे तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि एक मेरा पोटा कैबिन खाली हुआ है तो मैं क्रेन से भिजवा दूँ। फिर उस पोटा कैबिन को सारा वो करा करू के फिर हम बच्चों ने थोड़े बड़े बच्चे एक पे छोटे एक पे रखे। फिर वहाँ पे बाथरूम की मैंने अपने बेटे को कहा पोर्टेबल बाथरूम लगवा। फिर उसने बाथरूम लगवा दिया, टैंकी रखवा दी। फिर वहाँ पे लाइट नहीं, गर्मी पड़ी। एक अपनी सिस्टर इन लॉ से बोला पंखे लगवा, उसने पंखे लगवा दिए। फिर मैं लाइट कहाँ से लाई, तो सामने ड्राई क्लीनर है। मैंने कहा ऐसा है हम अपना सब मीटर लगा लेंगे। ही वॉज सो काइंड, यंग सा लड़का जो मैं कह रही थी ना, मैं नदीम को बोलती, उसने लाइट दे दी। जैसे अगर कुछ अच्छे काम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप हेल्प मिलती रहती है। सही कह रहे हो। तो एक हमारे जिया जी हैं दिल्ली में, वो हैं पब्लिशर, उनको बोला कि मेरे को बुक्स भेजो। थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है कि आप हेल्प मांगनी भी एक बड़ी चीज़ है। मांगना you have to अपने ask. से तो अपने को तो परमात्मा ने दिया है, जो मर्जी दे दो, बट दूसरों के हाथों भी करवाना। और उनको बोलूँगा डॉली जो किताबें तेरे को चाहिए, जो स्टेशनरी चाहिए, कॉपियाँ उन्होंने ढेर बेच दी। जब एक शुरू हो गया फिर हर एक के दिल में दया होती है। फिर कोई आ जाता है जी हम स्वेटर देंगे, कोई आ गया हम यूनिफॉर्म्स देंगे। ऐसे चल रहा है हमारा स्कूल में। सुपरवाइज आप करते हो। सुपरवाइज उनको कुछ चाहिए। अब जैसे पोटा कैबिन की टीम लीक कर रही है, मैंने कहा तू नहीं लगवा, मैं गरीबों के लिए कुछ भी करना चाहते हो आप। और मेरे को पता नहीं कोई ना नहीं करता, दैट आई डोंट नो व्हाई। एवरीबॉडी से ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। उससे समय आ जाती है हेल्प। मैं सोचती हूँ और हेल्प आ जाती है। सो दर्शकों, क्या सीखा? अच्छा काम करने के लिए देरी नहीं करने का। आप सोचोगे, हेल्प करने वालों की भीड़ बिल्कुल अवेलेबल है। बट इम्पॉर्टेंट बात कि हमें मांगना भी आना चाहिए, हमें दूसरों को भी। कि लेडीज़ जो स्पेशली हाउसवाइफ हैं, उनके अंदर एक हीन भावना सी होती है कि हम तो हाउसवाइफ हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ करते ही नहीं हैं, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो डॉली जी, आपके इसके बारे में क्या सोच है? इंदु जी, मैं ये सोचना हमारे लिए हाउसवाइफ खाली ये सोचे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, ये गलत है। उसके उस ऊपर भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की। अब मैं वॉक में जाती हूँ, मेरे को लोग कहते हैं अब ज़रूर कहीं जॉब करते हो या कुछ हो। मैं तो इतनी अभिमान से कहती हूँ कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ। ये सबसे बड़ी जॉब है, घर देखना, स्टाफ देखना, बड़ों को देखना, फैमिली को देखना, फैमिली को कैसे प्यार से रखना है, ये तो हाउसवाइफ ही कर सकती है ना, और तो कोई नहीं कर सकता। बच्चों को अच्छे संस्कार देने, ये भी एक जॉब है। आजकल ट्रेंड हो गया, लोग सब कहते हैं कि नहीं हम नौकरी करें। नौकरी करना भी ठीक है, बट एक हाउसवाइफ होना मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है, प्राउड की बात है कि मैं अपने घर में रहती हूँ, घर को देखती हूँ, अपनी मदर इन लॉ को अच्छे से देखती हूँ, उनको टाइम देती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ हाउसवाइफ। और मेरा सब बहनों से प्रार्थना है कि जो हाउसवाइफ हैं वो अपने आप को नीचा मत समझे कि ले हम तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ है और इसमें खुश रहो। जैसे सही डॉली जी, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चैलेंज है।
इसमें चैलेंजेस तो मुझे लगता है हर जगह ही है, ये एक जिम्मेवारी है और मुझे लगता है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। एक हाउसवाइफ को कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता, और जो वो नर्चर करती है परिवार को, वो उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कई जन्मों तक भी हो सकती है अगर वो मिस आउट हो जाए तो। डॉली जी, आप ऐसे सोचिए कि आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स वीडियो को देखेंगी तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी इंदु जी कि सबका आदर करो, बड़ों का आदर करो, गरीबों की हेल्प करो, और इससे ज़्यादा ना कहते हुए सबके ब्लेसिंग्स लो इस काम में। जो भी कोई काम अच्छा करते हो उसके लिए अभिमान मत करना कि मैंने ये किया, मैं को छोड़ के तो आगे बढ़ो। जब तक आप में मैं है होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। मैं एकदम नीचे ले आती हूँ इंसान। सही, आपने पहले भी बोला था कि मैं सिर्फ पुरुषार्थ करती हूँ, सब परमात्मा की देन है। बहुत अच्छा। सब लोग मनुष्य गति में आए हैं और आई एम श्योर कि हम सब आत्म कल्याण के बारे में भी सोचते हैं किसी न किसी रूप में। तो आइए जानते हैं डॉली जी का आत्म कल्याण के बारे में क्या विचार है। डॉली जी, आप आत्म कल्याण के बारे में क्या सोचते हो, और क्या दिन भर में ये भी आपके जीवन का हिस्सा है? आप कुछ समय निकाल के इसके ऊपर वक्त बिताते हो और क्या करते हो उसके लिए आप? हिंदू जी, ऐसे हैं, आत्म कल्याण तो सबको ही ज़रूरी है करना। चाहे हम जितनी मर्जी शो ऑफ वाली लाइफ जिए, जब तक हम अपने अंतरात्मा को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा का आशीर्वाद लेना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं सुबह उठ के मैंने घर में छोटा सा मंदिर बनाया। सबसे पहले मैं उसमें बैठ के जो भी स्वाध्याय है, अपनी माला जपना, नवकार मंत्र पढ़ना, बीइंग जैन, जो भी धर्म के लिए हमें हमारे गुरु ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए करें, जितना टाइम मिले उसके लिए करें, पर इस चीज़ के लिए हमें समय ज़रूर निकालना चाहिए। ज़रूर थोड़ी देर मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से बहुत पॉजिटिविटी आती है, आपके नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। सो आत्म कल्याण करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉली जी। मेरी ये फीलिंग है कि आत्म कल्याण हमें एम्पावर करता है। अगर हम इसके लिए डेली बेसिस पर डेडिकेटेडली कमिट हो जाएं और कुछ ना कुछ अपने लिए एक एक्टिविटी डिफ़ाइन कर लें, चाहे वो भले ही माला जपना हो, शास्त्र पढ़ना हो, या इस तरह की कोई और चीज़, तो ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। थैंक यू डॉली जी, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमें अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई। सबसे पहले तो मेरा ही फ़ायदा हुआ इसके अंदर कि आज मैं अपने लिए बहुत सारे टेक अवेज़ लेके जा रही हूँ आपके लाइफ से, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों को भी बहुत कुछ मिला होगा आपकी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कि आपको क्या इसमें से पिक करना है। थैंक यू सो मच इंदु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा अवसर मेरे को दिया कि मैं अपनी बहनों को या आने वाली जनरेशन को या कुछ भी उनको अच्छा मैसेज दे पाई, और ये आपकी और आपकी टीम की वजह से ये हुआ। और मेरी बहन या कोई भी अपने आप को आगे लाना चाहते हैं तो इंदु जी को प्लीज़ मिलें, बहुत अच्छी है ये। थैंक यू सो। आज का हमारा एपिसोड डॉली जी के साथ। इस तरह के और एपिसोड्स, इस तरह के रियल लोगों से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच।
बढ़िया आ रही है, ठीक है।